नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे सबके मन में कुछ चीज़ें चलती रहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस लिए हुआ और कितने दिन तक होगा। ये सारे सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस लर्निंग में। यदि हम कंपनी की बात करें तो कैसे हैप्पीनेस्ट माइंड्स जो कि आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं और कंपनी कहती है कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक्स कॉन्फ्रेंस 2025 में इनके पास बात उन्होंने 31 मार्च से लेकर तो 2 अप्रैल तक की जिक्र करती है। इसके अलावा इनके पास यदि बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो ये आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। ऐसा यदि इनकी कारोबार को लेकर देखा जाए तो कहती है जो ब्लॉकचेन हो, डेटा साइंस हो, चाहे वो डेवलपर्स का काम हो, चाहे वो एसडीएन्स हो या फिर इस तरह के जो क्लाउड कंप्यूटिंग का कामकाज या फिर जो आजकल एआई का काम है या फिर जो इंटरेस्ट ऑन थिंकिंग की आईओटी की जिसको कहते हैं, उसमें डील करती है। यदि कंपनी की अलायंस और पार्टनर्स की बात करें जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेज़न्स हो, पिम्स कोड्स हों या फिर सेल्सफोर्स जैसे बड़ी दिग्गज नाम उन्होंने रखा है जहाँ पे ऑड सिस्टम जैसी चीज़ों को उन्होंने ज़िक्र किया है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो आज हम लर्निंग में ये जानने की कोशिश करेंगे जो कि आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। केवल और केवल यहीं पे मार्केट पिटता देखा गया है कि बाकी सभी कंपनियों में देखा। यदि हम पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे कह सकते हैं जिसमें कि पीवी फिनटेक्स हैं मार्केट में, चाहे वो ओकरा फिन सर्विसेज हो, कोफॉर जो हेक्सावेयर हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो या फिर हैप्पीनेसमेंट। ये जो डेटा है वो हमने देखा है कि जो जो डेटा ज़्यादातर फ़िल्टर होके आती है वो एक बड़ी से लेकर के छोटी लिस्ट लिस्ट में शामिल करता है। 9,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप। यदि आप स्टॉक पीई के मुकाबले देखते हैं तो देखिए जहाँ पे पीवी फिनटेक जैसे कंपनी में आज भी अर्निंग के हिसाब से 351 कह सकते हैं कि टाइम्स मार्केट में रेस लगा हुआ है। इसके अलावा यदि चर्चा करते हैं इसको मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पे जो अर्निंग है उसके हिसाब से केवल यदि हम एग्जांपल के तौर पे 1 रुपए का अर्निंग है तो करीब 42 लोगों का यहाँ पे रेस लगा हुआ है। तो इसके अलावा यदि हम डेट टू इक्विटी को देखें तो बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज क्या-क्या दिखता है, तो ये एक सिचुएशन दिखती है। ऑन एवरेज के मुकाबले कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा है बाकी कुछ कंपनियों के कंपैरिज़न में। जबकि दूसरे पहलू ये भी देखना चाहिए कि कंपनी में जो ग्रोथ रेट है वो कैसा रहा है, उनका जो बिज़नेस है क्या बिज़नेस में सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है कि फिर मार्केट डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है। उसको लेकर के हमने एक कैलकुलेटेड डेटा निकाला कि आखिर वाई में सभी कंपनियों का रेश कैसा रहा और इस कंपनी की रेश में कहाँ पे शामिल करता है। तो देखा गया कि वहाँ पे कंपनी में जो कुछ पार्ट्स था उसमें कि वाई में करीब 30% की सेल्स में ग्रोथ थी, तो एक जगह पे प्रॉफिट में आकर पिटाई होती है। फिर दूसरी तरफ क्वार्टरली बेसिस पे स्टेबल्स थी, तो मार्केट में इनका सेल्स से लेकर प्रॉफिट में एक स्थिरता बना के रखी थी। और रेश की बात करें जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि कई बार हम लोग सेंटीमेंट की बेसिस पे देखते हैं कि शायद मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ देखी जाए, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि शायद बाकी जो सेगमेंट हैं बाकी जो सेक्टर हैं उनका क्या है और इस सेक्टर में इनका रेशियोज क्या कहती है। तो यहाँ पे देखा गया कि 38% के आसपास अभी तक बाबा लाइफ टाइम हाई से यदि चर्चा करेंगे तो करीब करीब 63% की गिरावट हुई है। और यदि हम 52 वीक से सब चर्चा करें तो करीब 38% की हुई है। जबकि इससे ज़्यादा भी किसी कंपनी में गिरावट हुई जिसमें कि ओगरावेल फिनसर्व की बात करें जो कि लाइफ टाइम में करीब 41%, तो ये लाइफ टाइम में थोड़ा-सा ज़्यादा ही गिरता हुआ देखा गया है। जबकि ये भी जानना ज़रूरी है कि बाकी कंपनियाँ का जो नेट इनकम मार्जिन है जो कि फ्यूचर रिज़र्व ट्रांसफ़र करते हैं अपने लिए, वो का आँकड़ा ये देती है कि यहाँ पे 11% की सेविंग है जबकि कुछ कंपनी इससे ज़्यादा भी सेविंग करती है, तो कुछ कंपनी इससे कम भी करती है। जैसे दिग्गज के तौर पे पीवी फिनटेक की चर्चा करें, तो वो केवल 5% की मार्जिन ही रखती है, अपने बिज़नेस मॉडल में, जिसकी वज़ह से उनका सेल्स शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब आती है सवाल क्या कंपनी को लेकर के जो रेगुलर जो देती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का जो कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या रेश कहता है और यहाँ पे एक सैट का अपडेट भी निकल के आया था। सैट का अपडेट क्या था और लगातार हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रेस रिलीज के माध्यम से कंपनी ने कुछ अपडेट दिया था। मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप इसको जानने की कोशिश करते भी रहते हैं और उसमें हम
हर एक पहलू पे जाकर सर्च करना थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है और वो हम नहीं भी चाहते हैं कई बार। कुछ चीज़ें जो हाइलाइट मिल जाती है उसको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सैट की तरफ से जो अपडेट था, जो इसमें क्या कंपनी ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, डिक्रीज़ किया, उसको लेकर कुछ ज़िक्र किया होगा। यहाँ पे कहते हैं सब्सटीट्यूशनरी पोजीशन के तौर पे कुछ अपडेट निकल के आया था, जहाँ पे कुछ होल्डिंग इनके पास था। एक प्रमोटर थे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपने ज़िक्र किया, जहाँ पे इनके पास करीब जो 6% की होल्डिंग थी, वो शायद इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करके यहाँ पे 7% से ज़्यादा किया। तो ये एक इनके लिए देखा गया कि यहाँ पे जो निवेशक थे उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया, इसको ये कह सकते हैं द टाइम फ्रेम। जहाँ तक रेगुलर इनकम का सवाल है, कंपनी में साल दर साल उन्होंने कुछ दिया है अपने शेयर होल्डर को, जहाँ पे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, साल दर साल चाहे वो ₹2 हो, चाहे ₹4 हो, चाहे ₹5, जो भी हो, वो देता रही है। एक चीज़ को लेकर हमेशा ही कहते हैं जो चिंता की विषय भी रहती है और लोग अक्सर चिंतित भी रहते हैं कि अच्छा, ये हम करें तो करें क्या? हमारे लिए टारगेट क्या होगा? हमारे लिए लॉ दोस्तों, इसमें बिल्कुल फँसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ हैं, सबकी अपनी-अपनी ज़रूरतें हैं, उसके मुताबिक अपने डिसीज़न्स लेती है। इसको लेकर यदि हम चार्ट इधर चलें मार्केट को लेकर के, तो हम एप्लेस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पीयर्स कंपनी के कंपैरिज़न करते हुए तो देखा गया कि इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक आज भी ये ओवरवेटेज है। जहाँ जो नेट इनकम मार्जिन था 11% के आसपास था। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में 44% था और जो उसमें भी डिमेरिट की बात ये थी कि प्लेज जो होल्डिंग था, उसमें उन्होंने करीब 2 नियरली 2% मान लेते हैं उन्होंने प्लेज करके रखा। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही, जहाँ पे हमने देखा कि 2% आरओई, आरओसी की आंकड़ा की बात किया है तो करीब 20 से लेकर 21% तक रही है। जबकि 9,000 करोड़ की कंपनी में जो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात किया जाए तो करीब 7 लाख से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जहाँ डेट टू इक्विटी हो, चाहे वो करंट रेशियो की नंबर हो, चाहे वो बुक्स वैल्यू से कंपेयर करके देखा जाए तो ये कह सकते हैं इंटरेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन मार्केट करीब 150% रैली क्रिएट करता है, तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में करीब 600% की रैली क्रिएट करता है। और यहाँ पे ये देखा जाए तो यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके मुकाबले ये प्राइसिंग जो देखा जाए, इसके मुकाबले ये तो ये कह सकते हैं कि अभी नियर अबाउट 52 के आसपास जो लो प्राइस है, नियरली वहीं पे आके अटकी पड़ी थी, जो कि 589 से थोड़ा सा जंप करके उछला है। यदि एग्जैक्टली परसेंटेज की बात करेंगे तो हमने पीयर्स के कंपैरिजन लेके रखा है और वहाँ पे देखा है तो मार्केट केबल और केवल आजकल कितनी परसेंट की रैली क्रिएट करता है फ्रॉम द बॉटम साइड से, ओनली 1% की रैली बनती है, जबकि 1% की रैली वाली और भी कंपनियां हैं, जैसे केवल यही नहीं था, जैसे टाटा एल्क्सी की बात करें या आजकल यदि हम बाबा नूरिक की लो सिचुएशन की चर्चा करें तो कुछ और भी कंपनी निकल के आता है जिसमें कुछ का ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एक टाइम फ्रेम में लॉस दिखता है तो कुछ में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है। अब समस्या है कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है कंपनी की, तो रिस्क फैक्टर करीब 2 महीने की बात कहती है। यदि हम सीजीआर की ग्रोथ लेवल को देखें तो अभी तक में ये देखा गया कि सेल्स तो लगातार स्टेबल थी। प्रॉफिट को लेकर के देखा गया कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग रहा है पिछले लास्ट 12 मंथ के हिसाब से, और लास्ट 3 साल से इनकी स्टॉक प्राइस में एक गिरावट रही है, जो कि यहाँ पे डेटाबेस निकल के आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे भी लगातार एक डिक्लाइनिंग रेशियो रही है, कहाँ 30% और आजकल 21% की रैली क्रिएट करती है, लेकिन ये एक कंपाउंडेड डेटा है लास्ट कुछ सालों का। कंपनी की यदि हम चर्चा करें निवेशकों को लेकर तो देखिए निवेशक में एफआई हो, डीआई हो, जिसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, इस कंपनी में शेयर होल्डर लगातार बनी हुई है, जहाँ पे 5% हो। डीआई की सोचिए, डीआई यहाँ पे लगातार अपनी, जहाँ पे हमने देखा कि एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी यहाँ पे अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाती जा रही थी, जहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे देखा कि इनके पास पोजिशंस ये कहता है इसमें कौन बड़े प्लेयर के तौर पे बनी थी, तो यहाँ पे देखा कि एसबीआई के पास काफ़ी ज़्यादा फंड यहाँ पे बना हुआ था। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें आम निवेशकों, आम शेयर होल्डर की, तो आम शेयर होल्डर भी इसमें कुछ नाम शामिल करता है और आम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि 7 लाख से ज़्यादा, जबकि इसमें संकुचित भी हुआ है, जबकि पहले भी नियरली वही 7 लाख से लेकर के 7.5 लाख के बीच में देखा गया है। नियर अबाउट उतना ही आज भी यहाँ पे मिलता दिखा गया। रिसेंटली हमने इनको भी देखने की कोशिश किया और कंपनी की यदि हम रिसेंटली का जो फरवरी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था, उसको यदि हम एक झलक देखने की कोशिश करें तो कंपनी ने कहा है कि जो हैप्पीनेस्ट माइंड्स हैं, उसने ने कहा कि बॉन्ड डिजिटल में 96% डिजिटल सेक्टर है,
एजाइल्स के अंदर करीब 94% की बात कहती है और 278 एक्टिव क्लाइंट हैं इनके पास जो कि जिसको लेकर इन्होंने रखा है। और इसके अलावा चाहे आरओसी का आंकड़ा हो, आरओई का आंकड़ा हो 14 से लेकर 21% के बीच में है। हैप्पीनेस माइंड की टोटल यदि जेंडर्स डाइवर्सिफाइटी डाइवर्सिटीज़ की बात करें तो करीब 6,630 हैप्पीनेस की बात कहती है। अलग-अलग जो डेटाबेस निकल के आई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इनका जो विज़न्स हैं, लीजन्स हैं जिसमें चाहे वो विज़न्स हों, चाहे वो डिज़ाइन टू द अ परपेचुअलिटीज़ हों, ईएसजी एक्सीलेंट की बात किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो, इंटीग्रिटीज़ और जो इनकी माइंडफुल जैसे चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया है, जहाँ पे बिज़नेस मॉडल में कहते हैं कि इनके पास चाहे वो चाहे वो क्लाउड सिस्टम हो, चाहे वो जो जो जिस तरह से इनका चाहे वो सेगमेंट में सेक्टर वाइज़ देखा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स हों, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे रिटेल्स हों, इन सभी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं और इसमें माइंडफुल और अलग-अलग चीज़ों को लेकर उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। उनकी पीपीटी काफ़ी जो एक एक समझने के लिए जो उन्होंने एक डेटाबेस रखा है, वो एक परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट करके रखा है, वो काफ़ी अच्छा मिलता है। जहाँ पे आप इनकी बैलेंस शीट को चाहे इनकी फाइनेंशियल या इनकी की रेशियोज़ की बात करें, तो की रेशियो के अंदर अलग-अलग जो रेशियोज़ हैं जहाँ चाहे वो डेसर सीआर सर्विसेज़ की बात करें, आईएसआर आईएससीआर्स हों, ये सारे के सारे जो रेशियोज़ होते हैं वो जो कि ये लिक्विडिटीज़ की बात कहती है। लिक्विडिटी के अलावा इनकी जो अलग-अलग जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एक रेशियोज़ के टॉप पे वो दर्ज करती देखी जाए। यदि कंपनी की हम कुछ और पार्ट को लेने की कोशिश करें जहाँ रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखें तो नियर अबाउट दोनों का आंकड़ा सेम कहती है, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं कहता है। लेकिन जो चिंता बनी थी जो मार्केट में क्या ये लगातार नॉन स्टेबल है, तो पिछले जब से लिस्टिंग हुआ है तब से पिछले 3 साल में नॉन स्टेबल देखा गया है। लेकिन जब आप चार्ट लेवल पे देखेंगे तो पिछले 3 साल में लगातार इसकी जो स्टेबिलिटी थी वो लगातार घटती जा रही है। तो ये एक चिंता का विषय बनती है। लेकिन यदि अब चिंता के विषय ही देखा जाए, इससे पहले इनका जो लेबल्स था वो यार नियर अबाउट यहाँ पे आकर स्थिरता बनाने की कोशिश किया था, लेकिन शायद वो लेबल इन्होंने दोबारा ब्रेक डाउन कर लिया और आजकल ये लगातार गिरता जा रहा है। इसमें उस तरह से कोई सेंटिमेंट नहीं है कहता है, लेकिन अब जो है वो है। एक सिंगल से हम लोग गोल्डन रूल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कोई भी टारगेट और एसएल की बात नहीं करते। तो कोई भी अपनी टारगेट यहाँ पे अचीव कर रहा है, हर दिन कोई ना कोई प्रॉफिट लेता है, कोई ना किसी का प्रॉफिट काट के ले जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि गोल्डन रूल है क्या? गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर इन शेप फॉर द बेटर टुमारो, और साथ में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी प्रॉफिट दिखता हो ना तो उसको लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी तो लोग इसको लेते हैं और निकलते हैं। और कुछ ऐसे सामान ही रखिए घर में जो आपकी लंबे समय तक काम आए, और या फिर आपकी उनकी वैल्यूएशंस में कमी ना आए, तो शायद ऐसा पॉसिबल है तो बेटर है। अदरवाइज़ उसको आपको फिर लॉस ही बुक करना, क्योंकि वो सामान एक्सपायर्ड या फिर उसकी कोई वैल्यू बची ही नहीं रह जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या मिलेगा। मिलेंगे कुछ नई कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए यदि आपको सपोर्ट फॉर द बेटर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट्स ओनली। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।